रिटायर हुए हैं, उन्होंने काफी कुछ बताया। उनके बताने का अभिप्राय यह था कि 7 फरवरी को रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, वो हर रेलवे के, हर जोनल रेलवे के पीसीएमबी को, प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग किया और मीटिंग में उन्होंने जो बातें कही वो सारी की सारी बातें कर्मचारियों के लिए नहीं थी, बल्कि विशेष रूप से पेंशनर्स के लिए थी, रिटायर्ड लोगों के बारे में उन्होंने बताया। तो सर जी ने ह्यूमैनिटी कार्ड में बहुत सारी बातों को उन्होंने बताया, तो उन बातों को दोबारा हम नहीं टच करना चाहेंगे, लेकिन जो एक आध आइटम छूट गया उसको हम टच करना चाहेंगे। उसमें जो आइटम छूटा है वो मुख्य आइटम ये था कि 3 महीने की क्रॉनिक बीमारियों में 3 महीने की दवा। हकीकत ये है कि 3 महीने को छोड़िए, 2 महीना भी छोड़िए, 1 महीने की भी दवा नहीं मिलती है। तो सर सही है ना? लेकिन रेलवे बोर्ड का जो सर्वोच्च अधिकारी है, डायरेक्टर जनरल रेलवे हेल्थ सर्विसेज, उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे मेडिकल डिपार्टमेंट के सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बिठा के मीटिंग में कहा कि 3 महीने की दवा क्रॉनिक बीमारियों में हर हाल में दिया जाए। अगर कोई दिक्कत है तो 40 टाइम में आप 2 महीने की दवा दे सकते हैं, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर इस व्यवस्था को सुनिश्चित कर लीजिए कि क्रॉनिक केसेस में कोई भी पेशेंट विदाउट 3 महीने की दवा लिए वापस न जाए। इसकी शब्दावली है, यानी कि अगले 6 महीने के अंदर ये व्यवस्था सुनिश्चित कर लीजिए कि कोई भी रिटायर्ड आदमी बगैर 3 महीने की दवा प्राप्त किए वापस न जाए। और तो और इस माइनूट्स में ये भी लिखा गया है कि इसके लिए अगर पैसे की कमी है तो शेड्यूल ऑफ पावर के पैरा 7B में इसका प्राविधान दिया गया है, मेडिसिन से रिलेटेड। उस पैरा के तहत पैसे को ड्रॉ कीजिए, लेकिन किसी भी रिटायर्ड एम्प्लॉय को, स्टाफ को 3 महीने से कम की दवा ना दीजिए। सही बात है, अच्छी बात है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि ये एक प्रोविजन हुआ, अच्छा प्रोविजन। दूसरा और एक प्रोविजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने सारे पीसीएमबीज को इंस्ट्रक्शन दिया कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉय डिस्पेंसरी से या हॉस्पिटल से या हेल्थ यूनिट से दूर दराज रहते हैं तो उनके घर पर दवा पहुंचाइए। और कहा कि पहुंचाने के लिए पहुंचाना कोई नई बात नहीं है, बल्कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बुर और सदर्न रेलवे का एक हॉस्पिटल ऑलरेडी ये काम कर रहा है। ये काम ऑलरेडी कर रहा है, इसमें मेंशन है पैरा, बताएं आपको, ये पैरा 6 में दिया हुआ है। फिजिबिलिटी ऑफ डोर डिलीवरी ऑफ मेडिसिन टू बेनिफिशियरी हु आर स्टेइंग very far from healthcare facilities can be explored in all health facilities. Some hospitals like Railway Hospital, ICF, DRH, GOC, Southern Railway have already put such mechanism in place and other railways can replicate this exercise. दूसरे रेलवे भी इसका नकल कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। दूसरी चीज इसमें लिखा हुआ है कि पेंशनर्स एसोसिएशन का बहुत पुराना डिमांड है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए आप एक्सक्लूसिव ओपीडी बनाइए, अलग से ओपीडी में डॉक्टर की व्यवस्था कीजिए। तो इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, इसके भाव को अगर आप पढ़िए तो उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जोनल हॉस्पिटल में और डिविजनल हॉस्पिटल में इस काम को कर दिया जाए, लेकिन जहां तक सब डिविजनल हॉस्पिटल है, जैसे कि हमारा सब डिविजनल हॉस्पिटल गोंडा में, वहां भी इंडोर हॉस्पिटल है,
कहता है सब डिविजनल हॉस्पिटल और हेल्थ यूनिट्स में क्या किया जाए, आप एक्सक्लूसिव ओपीडी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए अलग लाइन की व्यवस्था किया जाए, सर्विंग एम्प्लॉइज एक लाइन में हो और हमारे रिटायर्ड लोग जो है अलग से लाइन में हो, और एक उधर से देखा जाए तो एक इधर से भी देखा जाए। क्यों? इसलिए क्योंकि जो रिटायर्ड हमारे लोग हैं वो एज वाइज बुजुर्ग हैं, वीक हैं, और उनके अंदर इतना होता नहीं होता है कि सर्विंग एम्प्लॉइज की तरह वो घंटों लाइन में खड़ा रह सके। इसलिए अगर एक उनको देखिए तो एक उनको भी देखिए। सही है कि नहीं है? तो सवाल ये, और इतना ही नहीं कहा कि हॉस्पिटल में जो जाते हैं थक जाते हैं, तो उनके लिए हॉस्पिटल में हर जोनल हॉस्पिटल में लिखा हुआ है, लिखा हुआ हर जोनल हॉस्पिटल में एक वेटिंग रूम बनाइए जहां आरओ वाला ड्रिंकिंग वाटर हो और साथ में टेलीविजन चलता हो, सो दैट उनका मनोरंजन भी होता है। सही है? तो इस तरह करके बहुत सारे इसमें पॉइंट दिए गए हैं। यानी कि कहने का ये तात्पर्य है कि आज के डेट में पूरे हिंदुस्तानी भारतीय रेलवे में देखिए तो आपका 3 जगह से रेलवे बोर्ड को चिट्ठियां लिखी जाती हैं, ईमेल किया जाता है, और 3 जगह में एक तो आपका भारत पेंशनर समाज है जिससे हम लोग एफिलिएटेड, ऑल इंडिया रेलवे रिटायर्ड फेडरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, उससे भी हमारा एफिलिएशन है, लेकिन हकीकत ये है कि वहां से कोई नहीं चीज ले जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं, उनको नहीं कर सकते। लेकिन भारत पेंशनर समाज से जाता है। और दूसरा NFIR, उसका एक रिटायर्ड विंग है जिससे हमारा कोई एफिलिएशन नहीं, लेकिन जो सच्चाई है उसको हम कबूलते हैं और NFIR से भी लेटर जाता है। और इन दोनों के बाद अगर आप पेंशनर्स एसोसिएशन, ये सब तो कहें बहुत बड़े तमाम एसोसिएशंस की ये एफिलिएटिंग बॉडी है, इन दोनों की ओर से जाता है। और उसके बाद अगर तीसरा किसी पेंशनर एसोसिएशन से जाता है तो आपके लिए वो बड़ा गर्व का विषय है कि वो पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से तमाम, और इसी का परिणाम है कि इस तरह के माइनस जॉब हो रहे हैं। रेलवे बोर्ड का अधिकारी समुच्चय जोनल रेलवे के हॉस्पिटल के इंचार्ज के साथ मीटिंग कर रहा है और उसको निर्देश दे रहा है कि ये काम करो। अब सवाल ये उठता है कि होमवर्क तो हो गया, अथॉरिटी जारी हो गई, अब इसको इंप्लीमेंट कराने की बात। दोस्तों, 2 बातें। पहली बात, एक वाकया बता रहे हैं, प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। हम आप जहां से प्रवेश करते हैं कॉर्डर में एक रमा कुटीर है। रमा कुटीर में श्री अशोक कुमार सिंह जी रहते हैं, जो रेलवे में कभी चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर हुआ करते थे। आज के डेट में वो अपने बेटी के पास गुड़गांव आ गए। अब भाई कौन कहाँ जाता है हमको क्या पता, लेकिन कोई फोन करता है तो पता चलिए। उन्होंने हमको फोन किया कि भाई साहब हमारी मिसेस को हार्ट अटैक आया, और एक दिन जब मैं आपके साथ मीटिंग में गया था रेलवे मिनिस्ट्री में, तो आप वहाँ बता रहे थे कि UMID कार्ड दिखा के इमरजेंसी में किसी भी रेलवे पैनल हॉस्पिटल में भर्ती हुआ जा सकता है। लिहाजा आपकी वो बात हमको याद थी और मैं UMID कार्ड लेके मेदांता हॉस्पिटल में चला गया और कार्ड को देखा, आनंद फानंद में तुरंत मिसेज को एडमिट कर दिया। देखिए अच्छी बात, तुरंत एडमिट कर लिया, सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ और 3 दिन तक उनको रखा। रखने के बाद से कोई सीरियस फ्लॉ बॉडी में नहीं निकला, कोई कॉम्प्लिकेशन बॉडी में नहीं निकला। इस वजह से उन्होंने टेस्ट का जो नॉमिनल चार्ज होता है वो पैसा हमसे लिया और डिस्चार्ज कर दिया और हम घर पे चले आ गए। शीज फिट फाट। अब ये बताइए, जो थोड़ा बहुत ले लिया उसको निकलवाने के लिए क्या करना होगा? हमने कहा कि इंफॉर्मेशन बना दो, एमडी को भेज दो, बाकी हम देख लेंगे। तो उन्होंने कहा जरा सा उनका ईमेल नंबर दे दीजिए और साथ में व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। हमने ईमेल नंबर और व्हाट्सएप नंबर उनको कर दिया, उन्होंने किया। तो देखिए आज के डेट में पूरे एशिया में मेदांता हॉस्पिटल का एक नाम है, रिपुटेशन है। सही बात है, सही बात। और मेदांता हॉस्पिटल किससे? अपने जोनल हॉस्पिटल हमारा जो गोरखपुर
दूसरा हॉस्पिटल इससे एफिलिएटेड है, ये भी गर्व की बात। और तीसरी जो अच्छी बात है वो क्या है, मेदांता हॉस्पिटल यूएमआईडी कार्ड देखिए, आपके यहाँ से रिटायर्ड आदमी को अपने यहाँ भर्ती कर ले रहा है, पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एक पैसा कंसल्टेशन फी नहीं ले रहा है, एक पैसा बेड चार्ज नहीं ले रहा है, और ले क्या रहा है तो जो टेस्ट किया, कोई भारी भरकम टेस्ट है हमारा ये वो है, उसका नॉमिनल उसके चार्ज उन्होंने कहा कि हकीकत क्या है, उसने जो चार्ज लिया वो CGHS रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका एक रेट है जो नॉर्मल रेट से बहुत ही कम है, उस रेट। और क्यों लिया, इसके पीछे रेलवे बोर्ड का 1636 का लेटर है, उस लेटर में कहता है कि इमरजेंसी में इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल देखेंगे, लेकिन यहाँ ये सॉर्ट आउट हो जाता है कि ये इमरजेंसी का नहीं था, तो ऐसे कंडीशन में वो आगे फर्दर CGHS रेट पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे या आगे की कार्रवाई करेंगे। इस केस में उन्होंने जब तक ये सारे इन्वेस्टिगेशन से डिक्लेयर नहीं हुआ कि नॉट ए केस ऑफ इमरजेंसी, तब तक का उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, और जब इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हो गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उन्होंने लिया खाली अच्छा, उसकी अच्छी बात। लेकिन वहीं पर एक दूसरी बात, जैसा कि आप इशारा भी कर रहे थे, यहाँ एक हॉस्पिटल है गांधी गली में शायद पर है, वहाँ पे पीछे आप लोग जामा गया ब्रांच के वो हैं क्या बोलते हैं सरकारी, उनके एक समूह के साथ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो गए और इलाज पाते, और वहाँ जब दिखाया गया तो वहाँ रिकॉर्ड को वहाँ पर लेने से मना कर दिया था। दोस्तों देखिए, हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था, जो हमारा हक है या जो नियम है, अगर उस नियम के अनुपालन में कहीं कोताही है तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग 4 आदमी 5 आदमी चले और उससे बात। ठीक है, हमने रेलवे से RTI से मांगा, PCMD से सवाल किया, ये बताइए रेलवे बोर्ड का लेटर तो ये कहता है कि इमरजेंसी में इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल तुरंत भर्ती करेंगे, रेफरल की डिमांड नहीं करेंगे, कैश की डिमांड नहीं करेंगे, इलाज चालू करेंगे। रेलवे बोर्ड तो कहता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? तो इन्होंने कहा जब हमने RTI से मांगा तो उन्होंने आनंद में लेटर COP ऑफिस से जारी हुआ और सारे CMS को लिख दिया, और भैया CMS ने प्राइवेट हॉस्पिटल को लिखा नहीं लिखा इस चीज का कोई खबर नहीं। हमने अपने लेवल पे सर्वे कराया, सर्वे में लखनऊ डिवीजन, बनारस डिवीजन, विजयनगर डिवीजन, बहुत सी जगह सेंसिटिविटी हो गई, सफलता मिल गई, लेकिन अभी भी कुछ हॉस्पिटल इस तरह की बदमाशी कर रहे हैं। तो इसमें हम आपको मदद चाहेंगे, और हम चाहेंगे कभी हम जब प्लान बनाए तो हमारे साथ 2005 आदमी चलें, एटलीस्ट गोरखपुर के लेते हैं हॉस्पिटल से, प्राइवेट उनको चल के नियम कानून बता दें, उनको लेटर दिखाते हैं कि भैया देखो ये नियम है, इस नियम को आपको फॉलो करना है, सही रहेगा। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड ने ये मान्यूज को जारी कर दिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। हमारे यहाँ का दुर्भाग्य ऐसा है कि पिछले साल भर से नौटंकी है, पूरा भगवान की नौटंकी सब क्यों कह रहा है। इसके पीछे रीजन है, पिछले साल भर से ये व्यवस्था है कि कभी पता लगा साहब वो PCMD किसी की पोस्टिंग हुई और वो आगे छुट्टी लॉन्ग रूट में चला गया, तो MD साहब उनको कभी चार्ज देते रहे, कभी पता लगा दूसरा आया, वो चला गया, दूसरा आया, ये चला गया, साल भर से पूरी भी रेगुलर प्रिंसिपल CMD पोस्टेड नहीं। आज के डेट में क्या स्थिति है सरकार को, लेकिन जो भी है जैसे भी है हम लोगों को एक दिन चल और वहाँ भी PCMD ऑफिस में भी चलते PCMD से मिलकर करना है। इसलिए क्योंकि जब मैंने देखा एक राउंड कि ये लोग पुट्ठे पे हाथ नहीं रखने दे रहे हैं, हमारे लेटर्स का प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे हैं, तब मैंने RTI से कहा कि मैंने आपको फला लेटर लिखा, फला मैंने आपसे डिमांड किया था, और डिमांड बड़े प्राइवेट इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल के बारे में था, रिम्बर्समेंट केसेस के बारे में हमने कहा कितने पेंडिंग है, पूरे रेलवे में पूरी की लिस्ट दीजिए, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन डॉक्टर इसके लिए इंचार्ज है, उसका लिस्ट ये सारा का सारा वो लिख के दिया। थोड़ा अंकुश लगा,
लेकिन एक राउंड फिर इसको करने की जरूरत है और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ देंगे तो निश्चित रूप से ये चीज़ सॉल्व। तो ये तो भैया मेडिकल के बारे में बातें हो गई। दूसरी चीज़ अभी हमारे आदरणीय कोहली साहब महामंत्री जी ने बताया कि पहले जहाँ 300 साढ़े 300 केसेस हुआ करते थे पेंशन अदालत का इतना मोटा मोटा बुकलेट बना करता था, इस बार वो केस बना वो केवल 30 केस बना। और मैं अपनी पत्नी के साथ थाईलैंड घूमने गया हुआ था, वहाँ पर बार बार हमको सिटी ऑफिस से फोन आ रहा था, घंटियाँ बज रही थी। मैंने सोचा कि फोन उठाऊंगा तो इनका सारा का सारा बैलेंस बोल देगा। लिहाजा मैंने अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र मणि त्रिपाठी जी जो वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी रह चुके हैं उनको मैंने व्हाट्सएप पे कहा कि आप जरा बात कीजिए किस आशय का फोन आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे। तो उन्होंने जब सीपीओ ऑफिस बात किया तो सीपीओ ऑफिस से ये बताया गया कि सीपीओ एडी पहले जो थे वो चले गए हैं, नए ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है और वो पेशेवर की समस्याओं के बारे में आपसे मीटिंग करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप उसे कह दो कि जब मैं लौट के आऊँगा तब मैं मीटिंग करूँगा। और फिर मैं जब लौट के आया तो मैंने फिर फोन किया कि भाई क्या मीटिंग के लिए तैयार है? अरे इसका साहब आपका इंतजार हो रहा है, बेकरारी से इंतजार। और हमारा जानते सब लोग 15 तारीख दे दिया हुआ करता है, 17 तारीख का डेट रहता है, 18 19 सैटरडे संडे हो गया, 20 तारीख को 9 का जाता है, 9 तारीख 21 तारीख को डेट दिया मिनिस्ट्री का होता है। यानी कि हमारा टोटल प्लान प्रोग्राम था, सिर्फ एक मेरे पास था, वो था 16 तारीख और 16 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं घर से निकल सकता था। लिहाजा मैंने अपनी शर्तों पे कहा कि मैं 16 तारीख को 4:30 बजे का टाइम दे सकता हूँ और उन्होंने खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट। ये बताइए कि प्रशासन आपके एसोसिएशन को मीटिंग के लिए न्योता दे के बुलाए और हमारे हिसाब से मीटिंग फिक्स करे, ये क्या कम गर्व की बात है? ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो जागृति है, आपके संगठन को वो ताकत आ रही है। रोज अखबार में निकल रहा है ऐसा कोशिश, इसी वजह से प्रशासन क्या हकीकत ये है कि डंडा पड़ा है कि आप उससे क्यों नहीं बात करते। हमारा फेसबुक, हमारा व्हाट्सएप जानते हैं पूरा वायरल होता है और ओवर इंडिया देख रहा है उस चीज को। और तमाम एसडीजीएम, एजीएम, डीआरएम सारे के सारे सर्विसेज जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा कि अभी 1000 से ऊपर का आंकड़ा हमारा चला गया है, विदेशों में बहुत सारे पेपर आ रहे हैं। एक दिन मैं एसडीजीएम के यहाँ गया था, श्री डीके सिंह साहब, उन्होंने कहा भैया मैं तो आपके एसोसिएशन का मेंबर हूँ, मैं बड़ा चक्कर पड़ गया क्या कह रहे हैं। तब तक उन्होंने अपना लैपटॉप दिखाया, कहा कि ये है ना आपका। मैं देखा यार वाकई कह रहे हैं कि आपका फेसबुक है, मैं रोज देखता हूँ। अपने कहा चलिए बड़ी अच्छी बात। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप संगठित हैं, आपके अंदर जज्बा है, जो है, तो निश्चित रूप से प्रशासन आपके पीछे है, आप आगे हैं और प्रशासन झुकने के लिए। दोस्तों अब मैं सीधे चला आता हूँ उस दिन जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, उसके लिए लेटर बना हुआ है, लिखा हुआ है। पहला मेरा सवाल ये था कि आपने ये जो पेंशन अदालत किया है इसमें 30 केसेस थे, 30 केसेस में 6-7 केसेस रह गए हैं, आपने सब माइंडूस को नहीं ड्रॉप किया। तो उनका यही जवाब था कि माइंडूस में ड्रॉप करके कोई हमको फायदा तो होने वाला नहीं है, मैं तो रोज इन केसेस को चेंज कर रहा हूँ और वाकई देखा हमने टेबल पर रखा हुआ है। और मैं जो केसेस को बताता हूँ उससे पहले उन्होंने अपनी ओर से 7 केसेस का नाम ले लिया कि ये केस है उसमें हम चेंज कर रहे हैं, अभी तक कोई सफलता नहीं। हमने कहा चलिए ठीक है, आपको कह रहे हैं मान लिया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसी ऑफिस में 300-250 केसेस हुआ करते थे, आज की डेट में 30 केसेस हैं। और ये सिर्फ सीपीओ ऑफिस की नहीं बात है, यही हाल कारखाने का है और तीनों डिवीजन का भी यही हाल है। तीनों डिवीजन में भी 250-300 केसेस करके 30 पर आ गए हैं। और इसका क्रेडिट और किसी को नहीं जाता बल्कि पेंशनर्स एसोसिएशन को जाता है, क्योंकि हमारी 20 ब्रांचेज स्कैटर्ड है
ग्रीवांसेस को रिप्लेस कर रहे हैं, तभी तो आपको कुछ शिकायत नहीं मिलता है। सही कहा गलत कहा, ये हकीकत है, फैक्ट है दोस्तों। और उसके बाद से मैंने फिर मुद्दों पे बात करना शुरू किया। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे। पहला मुद्दा मैंने उठाया था उनके सामने, पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन नॉमिनेशन रूल्स 1983। किसी को पता है 1983 में एक एक्ट पास हुआ है, कानून पास हुआ। वो कानून क्या था? बड़ा बहुत ही मजेदार कानून था। कानून में ये पास हुआ कि जैसे कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, डेथ के बाद उसके खाते में बैंकिंग रूल के अनुसार किसी को नॉमिनी बनाया जाता है, तो नॉमिनी क्लेमेंट हो जाता है, जितना उसके खाते में पैसा रहता है वो पैसा वो ड्रा कर लेता है। उसके बाद खाता क्या होता है, क्लोज हो जाता है। अब खाता तो क्लोज, और कोई रूल ऐसा आया कि साहब वो 10 साल पहले से इम्प्लीमेंट हो गया। जैसे हाल फिलहाल एक रूल आया था। रूल क्या आया कि जब 7वां वेतन आयोग लागू हो गया और हम लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, तो 10 साल बाद हम लोग को विजय हासिल हुई। क्या कि सर्विंग एम्प्लॉइज के केस में जब ग्रेड पे 6500 10,500 का ग्रेड पे हुआ करता था, उसका जब सर्विंग एम्प्लॉइज के केस में 1450 11,500 में मर्जर हो गया सर्विंग एम्प्लॉइज के केस में, तो जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी जो थे, और 1/6 से आपने मर्ज कर दिया, तो हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों को मर्ज करके ग्रेड पे 46 क्यों नहीं फायदा दिया? ये हमारा सवाल। तो हुआ क्या कि रेलवे बोर्ड करीब 10 साल बाद ऑर्डर निकाला कि नहीं, सर्विंग एम्प्लॉइज को भी 1/6 से जो 6500 10,500 ग्रेड के 4200 में थे, उनको ग्रेड पे 4600 का लाभ दिया है। अब आदमी तो कितने सही चले गुजर गए, लेकिन उसका अगर बेटा बेटी कोई है, वो अगर क्लेम करेगा कि भैया हमारे दादा पिताजी के केस में 1/6 से इतना एरिया बन रहा है, वो हमको दो, तो अगर रेलवे बिल भी बना देंगे तो क्या उसको पेमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए क्योंकि खाता तो ऑलरेडी बंद। तो ये जो प्रक्रिया होती है, बैक डेट से अगर कोई बेनिफिट होता है, तो इसको कहते हैं लाइफ टाइम एरियर। लाइफ टाइम एरियर कहते हैं, लाइफ टाइम एरियर। और लाइफ टाइम एरियर के पेमेंट के लिए कोई प्रावधान नहीं था। 1983 में एक्ट पास हुआ, उसमें कहा कि ये प्रावधान किया जाता है, और इसके लिए सारे बैंक क्या करेंगे कि जैसे बैंकिंग लॉ के अंतर्गत पासबुक खोलते समय एक नॉमिनेशन लेते हैं, उसी तरह लाइफ टाइम एरियर के लिए भी एक नॉमिनेशन भरवा के लेते। बड़ी बारीक चीज। लेकिन 1983 से लेके भाई साहब 2016 गुजर गया, 17 गुजर गया, 18 गुजर गया, बीच में एक रिमाइंडर आता रहा, कुछ नहीं हुआ। और जब मैंने इस एसोसिएशन में सदस्यता ग्रहण की, तो मैंने कहा कि ये तो बहुत भारी जुर्म है। और क्यों मैंने इसको हाईलाइट किया? इसलिए क्योंकि मैं भी एक रेलवे कर्मचारी का बेटा रहा हूं, और मैंने भुगता है। हमारे पिताजी जब 80 साल के हुए तो 20% एज के हिसाब से एडिशनल पेंशन मिलना चाहिए था, हमको नहीं मिला। 85 के हुए तब भी नहीं मिला, 90 के हुए तब भी नहीं मिला, 95 के हुए तब भी नहीं मिला। लेकिन हमने उसको लड़के ले लिया, माता जी को दिलवाया, समझ आया? लाइफ टाइम में माता जी को दिलवाया, लेकिन क्या पापड़ बेलना पड़ा, वो पीड़ा हमको पता। तो मैंने कहा यार ये नियम है, इसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। जब मेल और ईमेल डालना शुरू किया, तो रेलवे बोर्ड ने क्या किया, सारे प्रोसीजर को ही चेंज कर दिया और कहा ये जो नॉमिनेशन है अब बैंक में नहीं जमा होगा, बल्कि जहां से पेंशन तैयार होता है, पेपर प्रोसेस होता है, वहां सीधे। और यही मैंने पहले मुद्दे में लिया कि लाइफ टाइम एरियर के लिए प्रोसीजर चेंज हो गया है। इस प्रोसीजर के हिसाब से सीपी ऑफिस से प्रोसेस होना है, यहाँ एक डुप्लीकेट जमा होगा और आप क्या कीजिएगा, अकाउंट के थ्रू बैंक अकाउंट। तो इसको इम्प्लीमेंट करा है। उन्होंने कहा कि कहाँ नियम है, तो भैया
भैया ये हम लोग एक छापते हैं ना 2 अंक पहले का वो था, उसको मैं लेके गया और हमने कहा देखिए साहब इसमें ये चीज छपाओ। उन्होंने देखा, उसका फॉर्मेट देखा, कहा कि ये बड़ा अच्छी किताब है, ये किताब उनको मिलेगी। हमने कहा बाकी को तो दे रहे हैं, वैसे हम लोग इसको हम लगातार छापते रहते। तो कहा अरे आप दिलवाइए हमको, ये तो बड़ा काम का चीज है, इसमें सारे पेशेंट से संबंधित रूल्स रेगुलेशन रहते हैं। हमने कहा चलिए हम इंश्योर करेंगे कि आपको मिल जाए। बहरहाल ये चीज आई, ये चीज इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। आज के डेट में हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं ये सोच के ना कि भाई कल को कुछ होगा तो हमारे परिवार को मिले। तो हम कह रहे हैं लाइफ का के लिए एक फॉर्म भर के उसमें दस्तखत कर दिया जाए और 2 आदमी का गवाही कर दिया जाए और जमा हो जाए, इससे हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए। तो क्या बुरा, सही है ना। तो पहला मुद्दा मेरा ये था कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो और उन्होंने साफ स्वीकार किया कि साहब हम स्वीकार करते हैं। दूसरा मुद्दा इसमें देखिए पेंशन अदालत का इस बार का जो बुकलेट था, उस बुकलेट में 2 केसेज ऐसे थे, वो थे केस नंबर 11 पर था और 25 पर था। 2 केसेज में ऐसे था जिसमें पेंशन अदालत का जवाब ये दिया गया था कि विकलांग पुत्र या पुत्री, नियम है ना कि इनको भी पेंशन मिलेगा, पारिवारिक पेंशन, इनका नाम पीपीओ में दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैंने कहा कि सर जी आपके इसमें आप प्रशासन की ओर से जवाब भेज दिए हैं, उसको क्या कहते हैं कि पेंशनर को कि प्रावधान नहीं है। मैं साहब आपको प्रावधान दे रहा हूँ और मैंने कोहली साहब के सामने उनके सामने प्रावधान दे दिया। हमने कहा देखिए प्रावधान है। उन्होंने सर से लेकर अपने को बुला के उसका फोटोकॉपी कराया, कहा यार इसको इश्यू करना है, इश्यू पे नाम दर्ज जरूरी था कि नहीं था ये। और मैंने इतना ही नहीं कहा, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आपने तो विकलांग पुत्र पुत्री के मामले में लिखा है, नियम जो है मैं दे रहा हूँ ये विकलांग पुत्र पुत्री ही नहीं, अविवाहित पुत्री है, विडो पुत्री है, तलाकशुदा पुत्री है, इस सबके केसेस के लिए तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम इसको करते हैं। अच्छा मुद्दा था हमारा, कॉमन इंटरेस्ट था। तीसरा मुद्दा मैंने कहा कि पेंशन अदालत के क्रमांक 6, 8, 22 एवं 29 पर रिव्यू के लिए एक डेट फिक्स किया जाए। इसमें क्रमांक 6 पर राम आश्रय जी का नाम। अजी पेंशन अदालत में कोई केस दिए थे क्या? नहीं यार। दूसरा योगेंद्र नाथ गौड़िया का है, बीएन वर्मा का, आकाशदीप का और रामदास का है। इन केसेस के लिए मैंने कहा कि साहब कैंडिडेट की बात को सुना जाए, डेट फिक्स कीजिए, उसमें कोहली साहब रहेंगे, वो कैंडिडेट रहेगा, आप उनसे बात कीजिए। उन्होंने कहा एग्री करते हैं, अलग से डेट फिक्स करवा तो सर यही बात हुई है। आगे एक एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड का इशू है, आप जान रहे होंगे, हर ब्रांचेज मैंने लिख के दिया हुआ है। उस पर मैंने कहा कि आप सेंसिटाइज कीजिए डिवीजन को, ये लिखिए कि भाई जो इस तरह का क्लेम जाता है उसको संजीदगी से लें और उसका वो करके, और उसका परिणाम बहुत अच्छा आ रहा है। धनाधन लोगों को मिलना शुरू हो गया है। कल ही 3-4 आदमी का हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, सिपनग्राम में डाला गया था, उनका बिल बन के चला गया है। ये दूसरी बात है, उसमें नुकता लगाया कि साहब PI 16 नहीं है, चल जाएगा। लेकिन किसी का 1,05,000 था, किसी का 75,000 था, ऐसे करके 3-4 केसेस में गए। अच्छी बात। नेक्स्ट मैंने लिखा सिपनग्राम पर दर्ज केस में 15 से 30 दिन में कार्रवाई कर दी जाएगी। कैंडिडेट केस को डिस्पोज कर दिया जाता है, उसके बाद जो है उसका भगवानी मालिक रहता है। 6 महीने अगर दोबारा ना पूछे कार्रवाई नहीं होती है। साहब ये प्रक्रिया, ये जो टेंडेंसी है, इसको खत्म किया जाए और अगर वादा किया जाए तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा क्या सबूत है, हमने 2 केसेज उनको दिए। हमने कहा देखिए इन 2 केसेज में कितनी बार कहा गया है, एक बार कहा गया कि इतने दिन में कार्रवाई कर दी जाएगी, दूसरी बार जब हम लिखते हैं तो कहा गया कि गोरखपुर को निर्देश दे दिया गया बिल बनना है, तीसरी बार जब लिखते हैं तो कहता है कि वो साहब अकाउंट्स में गया, चौथी बार लिखते हैं तो लिखता है कि साहब उस पर ऑब्जेक्शन लगा है। ये कोई नौटंकी थोड़ी आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप एक हैं और आप पूरी की जवाब देंगे, लेकिन जवाब देखिए डिस्पोजल से तो उनका नहीं। चलिए कोई केसेस को कराते हैं और कंप्लेंट का कंटेंट देखे बिना उत्तर, तभी तो हम लोग का जो मैटर जाता है उसको लोग देखो नहीं करते, उल्टा पलटा जवाब देते हैं। हमने कहा ये गलत है, ये चीज है। अवधेश कुमार चौधरी यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ है अवधेश? ये देखिए ये सब आपकी कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है। इसके साथ
दुविधा ये हुई कि इसकी जब नियुक्ति हुई तो 26/12/2030 से 29/12/2030 तक इसकी स्क्रीनिंग हुई। 26/12/2030 से 30/12/2030 स्क्रीनिंग, बीच में सिर्फ एक दिन पड़ा 31 और 1/4 से और एमपीएस के चक्कर में आ गया तो इसको 1086 रुपया जो है वो पेंशन मिल रहा है, मात्र 1086 रुपया। जबकि ये गेटमैन जखनिया वाराणसी मंडल से रिटायर हुआ है, एल्को रूल इनको मिलना चाहिए कम से कम 18,000-19,000 रुपये का हकदार है। और बताइए साहब, एक दिन के लिए आदमी मारा गया, इसका केस लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना? नहीं, बिल्कुल। मैंने इसका केस लड़ा और सीपीओ को मैंने दिखाया कि साहब इसके केस को जब रिप्रेजेंट किया गया, तो वाराणसी मंडल ने कहा कि इसका पैनल कब डिक्लेयर हुआ, ये चीज हमको चाहिए। हमने कहा भैया मांगो। उसने चिट्ठी लिख दिया हेडक्वार्टर को और हम तो जानते थे कि चिट्ठी जवाब अब जाना नहीं है, इधर इससे आरटीआई लगा, आरटीआई में प्रोसीडिंग सब कुछ मांग गया, पैनल का रिजल्ट भी आ गया साहब, कोई जवाब नहीं। जब कोई जवाब नहीं आया तो इससे हमने अपील करवाया आरटीआई में। जब अपील करवाया तो जानते हैं क्या जवाब आया कि सेक्शन 81J के तहत जो है ये देर नहीं है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हम नहीं देंगे। हमने कहा कि भैया रिजल्ट ऑफ पैनल ये तो हमेशा डिक्लेरेशन की चीज होती है, इसको तो टेस्ट किया जाता है, ये तो घोषणा के लिए बना ही है, इसको आप कैसे मना कर सकते? प्रोसीडिंग मत दीजिए, लेकिन रिजल्ट साहब उसके बाद से उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। फिर हमने रिप्रेजेंट कराया, रिप्रेजेंटेशन का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जब दबाव डाला तो बनारसी ने फिर लिखा कि साहब मैं स्मारक दे रहा हूँ, अभी तक आपने हमारे जवाब का वो नहीं दिया और आपसे दीजिए उसका केस कंटिन्यू। मैंने फिर इधर से रिप्रेजेंट करवाया कि साहब हमको तो आपने आरटीआई में घुमा दिया कि दिए नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी मंडल का मांग रहा है उसको तो दीजिए और उसको नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और जिस डेट में स्क्रीनिंग होती है उसी डेट में मेंबरान दस्तखत करते हैं। लिहाजा इसका केस 30/12/2003 को फाइनल हो चुका है। इसको आप चौथे महीने सही स्टैंड है, सही स्टैंड है। और देखिए ईश्वर की कृपा रहे, आप लोग का आशीर्वाद है, हो सकता है इसकी फतह हो जाएगी, हम हारने वाले। जोरदार ताली इसके लिए। साहब ने इसको एक्सेप्ट किया, क्या होना चाहिए? तो सीपीओडी ने एक्सेप्ट किया, पूरा केस ले लिया, उनको एक्सेप्ट कराया गया। जब उनको इसका कौन सोर्स है, इसका कोई बात नहीं है, ये हमारे एसोसिएशन का पदाधिकारी नहीं है, एक अदना सदस्य है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई वो कैजुअल लेबर अगर हमारे एसोसिएशन में है तो वो हमारे बराबर है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, उसकी पूरी रक्षा करते हैं। लिहाजा इस केस को हम लोगों ने किया। उसके बाद एक रमिता शर्मा का केस है, उसको मैंने कहा कि साहब ये फैमिली पेंशन का मामला बहुत तो पड़ा हुआ, उन्होंने तुरंत फॉलो किया और सब कुछ करके कहा कि हमको ये कीजिए। यूएमआईडी कार्ड के बारे में मैंने कहा कि अभी तक, और ये सही डाटा है, 30 से 35% रिटायर्ड लोग का ही यूएमआईडी कार्ड बना है, जबकि यूएमआईडी कार्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ना रहे तो कहीं बाहर है। मैंने कहा इसके लिए दोबारा कैंप लगवाई, उन्होंने कहा ठीक है मैं कैंप लगवाता हूँ, हर जगह लगवाऊंगा, गोरखपुर में लगवाऊंगा, लखनऊ डिवीजन, हर डिवीजन में लगवाऊंगा। हमने कहा चलिए ओके। और लास्ट में मैंने कहा कि भैया हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके लिए हॉस्पिटल के लिए तो माइनस में आ गया, और जो सीपीओ ऑफिस आते हैं अपना पास लेने के लिए या अपना केस चेंज करने के लिए, उनके लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये कोहली साहब पेंशन अदालत में कई बार दे चुके हैं, तो उन्होंने तबाह से कहा इसके लिए तो हम ऑलरेडी चिट्ठी लिख चुके हैं, यहाँ कमरा बनने जा रहा है, यानी कि सीपीओ ऑफिस में पेंशनर्स के लिए एक अलग से वेटिंग रूम बनने जा रहा है, वहाँ भी ड्रिंकिंग वाटर रहेगा और टीवी रहेगा। सही है कि तो दोस्तों ये रहा कुछ अचीवमेंट। अब समय को देखते हुए हम थोड़ा दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए मैं तो गया थाईलैंड घूम के चला आया पत्नी के साथ, सर जी लोग भी गए, बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। ये घूमने टहलने मनोरंजन ये सब का पर्पज क्या होता है? पर्पज ये होता है कि आप एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है ना। पहले क्या था, जब ये एसोसिएशन नहीं था तो सारे पेंशनर अपने अपने घर में दूर देहात दराज अपना पड़े रहते थे, कोई किसी को पूछता नहीं था।
और जब एसोसिएशन में आया तो मैंने फोन करके लोगों को जन्मदिन की बधाइयाँ जब देना शुरू किया तो बहुत सारे लोग रोने लगते थे फोन पे कि अरे साहब हमको तो पता ही नहीं था आज मेरा जन्मदिन है, आज आप जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। हमारे परिवार का कोई आदमी हमको नहीं पूछता है, हमारे पास कोई बैठता नहीं है। तो ये देखिए, ये मानिए चाहे ना मानिए,